तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे खौफनाक और रोमांचक अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसने सचमुच इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अक्सर हमें लगता है कि दुनिया में बड़े बदलाव किसी महान विचार या बड़े बड़े हथियारों से आते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल सिर्फ एक मामूली सी भूख से शुरू हुआ था। एक ऐसी भूख जिसने समंदर के उन खौफनाक रास्तों को खोलने पर मजबूर कर दिया जिनके बारे में सोचकर ही उस जमाने में लोगों की रूह कांप जाती थी। वास्को डी गामा की वो कुख्यात यात्रा और मसालों की वो चाह जिसने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो सदियों तक चलता रहा। तो आइए इस पूरी ऐतिहासिक पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 15वीं सदी के यूरोप में एक तरफ थी यूरोप की बर्फ से ढकी सर्द रातें और कड़कड़ाती ठंड। देखिए, उस दौर में आज जैसी सुख सुविधाएं तो थी नहीं। जिंदा रहने के लिए लोगों को बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस खाना पड़ता था, जो सच बताएं तो अक्सर सड़ने भी लगता था। उस मांस को लंबे समय तक चलाने और उसमें थोड़ा स्वाद डालने के लिए एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी। और दूसरी तरफ थे भारत के वो जादुई मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। ये मसाले यूरोप में कहीं नहीं उगते थे। ये उस रहस्यमयी दुनिया से आते थे जिसे सब भारत कहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी आर्थिक बाधा थी। इन मसालों के व्यापार पर पूरी तरह से अरब व्यापारियों का कब्जा था। होता यह था कि वो भारत से बहुत ही सस्ते दामों में मसाले खरीदते और फिर रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए यूरोप के बाजारों में उन्हें सचमुच सोने के भाव बेचते थे। अरब व्यापारी यूरोप के लिए एक तरह से कड़े कर वसूलने वाले बन चुके थे। और खैर, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या थी उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर की विशाल दीवार, जिसने जमीन के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं की तो समझिए रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें भारत के मसाले किसी भी कीमत पर चाहिए थे, लेकिन जमीन से जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तो यहाँ सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है कि जब एक विशाल साम्राज्य जमीन के हर रास्ते को पूरी तरह रोक दे, तो इस अपार धन की भूमि तक आखिर पहुंचा कैसे जाए? सोचिए, जब सामने ऐसी दीवार हो तो इंसान क्या करता है? पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने अपनी दूरबीनें उठाईं और समंदर की उफनती खूंखार लहरों की तरफ देखा। उन्होंने तय किया कि जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, वो पानी का सीना चीरकर भारत का रास्ता निकालेंगे। अब ये फैसला आज हमें बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन 15वीं सदी में समंदर का मतलब था सीधे सीधे मौत। उस दौर में लोगों का पक्का विश्वास था कि दुनिया चपटी है। नाविकों में भयंकर खौफ था कि अगर वो समंदर में ज्यादा दूर गए तो किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे। उन्हें सच में लगता था कि पानी के नीचे विशाल समुद्री राक्षस बैठे हैं जो पूरे के पूरे जहाज एक बार में निगल जाएंगे। समंदर एक क्रूर हत्यारा था जो बिना किसी चेतावनी के भयानक तूफान लाता था। ये कोई छोटी मोटी घबराहट नहीं थी, ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक आतंक था। इस आतंक के बावजूद लालच खौफ पर भारी पड़ गया। सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमियो डियाज निकला, लेकिन अफ्रीका के निचले हिस्से में भयंकर तूफानों को देखकर ही उसके हाथ पैर फूल गए। उसने उस जगह को तूफानों का अंतरीप नाम दिया और वापस भाग गया। फिर ठीक 10 साल बाद 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने एक ऐसे जिद्दी और सनकी इंसान को चुना जिसकी आंखों में मौत का खौफ था ही नहीं, वास्को डी गामा। और फिर आता है 8 जुलाई 1497 का वो मनहूस दिन। लिस्बन के बंदरगाह पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था। हजारों की भीड़ छाती पीट पीट कर ऐसे रो रही थी मानो इन नाविकों को सीधे यमराज के दरबार में भेजा जा रहा हो। और पता है, उस भीड़ का वो डर बिल्कुल सही साबित हुआ। खुले समंदर में पहुंचते ही 10 मंजिला ऊंची लहरों ने जहाजों पर हमला कर दिया और उनके पालों के छीथड़े उड़ा दिए। लेकिन तूफान से भी बड़ा दुश्मन था स्कर्वी। महीनों तक ताजा खाना न मिलने से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत टूट टूट कर हाथों में आने लगे। जहाज सचमुच एक तैरते हुए अस्पताल और मुर्दाघर में बदल गए थे। जब नाविकों का सब्र पूरी तरह टूट गया और उन्होंने रोते हुए वापस लौटने की भीख मांगी, तो वास्को डे गामा की जिद देखिए। उसने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए और गरज कर कहा, या तो हम भारत पहुंचेंगे या यही समंदर हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। वास्को डी गामा की यही पागलपन की हद तक जाने वाली जिद आखिरकार प्रकृति के कहर से भी टकरा गई। अफ्रीका के उसी निचले हिस्से पर जहां डियाज हार मान चुका था, वास्को डी गामा सीना ताने खड़ा रहा। लहरें जहाज को आसमान की तरफ उछालती और फिर सीधे पाताल में धकेल देती। लेकिन कई दिनों की इस मौत की लड़ाई के बाद एक चमत्कार हुआ।
तूफान थम गया और उन्होंने इतिहास में पहली बार उस मौत के दरवाजे को तोड़कर हिंद महासागर में प्रवेश किया। उस दिन के बाद उस खौफनाक जगह का नाम हमेशा के लिए बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद की किरण रख दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हिंद महासागर उनके लिए बिल्कुल अनजान था। उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश थी जो इस नए पानी का उस्ताद हो। और फिर पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर उनकी मुलाकात एक अनाम स्थानीय भारतीय नाविक से हुई। इस नाविक ने सितारों की स्थिति, समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं का ऐसा सजीव ज्ञान दिखाया जिसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। बस इसी एक नाविक के इशारे ने वास्को डी गामा के टूटे हुए जहाजों को बिल्कुल सही दिशा दी। और सच कहें तो इस एक पल ने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और फिर आई वो जादुई सुबह 20 मई 1498 की। ये तारीख दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक बन गई। महीनों तक मौत को चकमा देने और जहाजों की सड़ांध बर्दाश्त करने के बाद अचानक हवा के एक झोंके के साथ चंदन, इलायची और काली मिर्च की एक दिव्य महक आई। कोहरा छटा और दूर नारियल के ऊंचे पेड़ों के पीछे से मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। ये था भारत का पश्चिमी तट, कालीकट। पुर्तगाली नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े और रोते हुए रेत को चूमने लगे। अब इस घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। जब ये दो अलग अलग दुनिया आपस में मिली तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब सांस्कृतिक टकराव हुआ। एक तरफ थे वास्को डी गामा के लाए हुए उपहार, कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद, और दूसरी तरफ थे केरल के शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन, जो एक ठोस सोने के सिंहासन पर बैठे थे और जिनका शरीर बेशकीमती गहनों और हीरों की मोटी जंजीरों से लदा हुआ था। वास्को डी गामा के इन उपहारों को देखकर दरबारियों की हंसी छूट गई, क्योंकि वहां के नौकर भी इससे महंगा सामान पहनते थे। ये यूरोप की कंगाली और भारत की अपार संपत्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। खैर, राजा ज़ैमोरिन ने अपनी परंपरा के अनुसार इस थके हारे मेहमान का स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा ने अपने जहाजों को उत्तम मसालों से ठूस-ठूस कर भर लिया, लेकिन जब वो पुर्तगाल लौटा तो मुनाफे के एक ऐतिहासिक आंकड़े ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 64 गुना। जी हां, यात्रा का सारा खर्च, मारे गए नाविकों का मुआवजा और टूटे जहाजों का भारी नुकसान काटने के बाद भी वास्को डी गामा को शुद्ध 64 गुना का मुनाफा हुआ। ये सिर्फ एक मुनाफा नहीं था दोस्तों, ये वो चिंगारी थी जिसने अभूतपूर्व वैश्विक साम्राज्यवाद की आग लगा दी। पुर्तगाल रातों रात अमीर हो गया और ये खबर ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती थी। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, यूरोप के हर राजा की नींद उड़ गई। सबने तुरंत अपने जहाज समंदर में उतार दिए। पूरे यूरोप में बस एक ही रट लग गई थी, चलो भारत। और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। वास्को डी गामा ने जो दरवाजा खोला था वो असल में आफत का पिटारा निकला। एक खौफनाक डोमिनो प्रभाव शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में पुर्तगालियों ने अतिथि बनकर प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही अपनी व्यापारिक चौकियों को किलों में बदल दिया और समंदर पर तोपों से दादागिरी शुरू कर दी। उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी पूरी नौसेना लेकर आ थमके, और अंत में, जैसा कि हमारा ऐतिहासिक स्रोत बताता है, अंग्रेज अपनी व्यापारिक कंपनी के साथ आए, जिन्हें स्रोत में सफेदपोश भेड़िए कहा गया है। अब मुद्दा सिर्फ मसालों का नहीं था, उन्हें पूरी की पूरी सोने की चिड़िया चाहिए थी। इस दौर का वर्णन करते हुए हमारा मूल ऐतिहासिक स्रोत बड़ा ही स्पष्ट और कड़वा नजरिया पेश करता है। स्रोत के अनुसार व्यापार के नाम पर लूट का नंगा नाच शुरू हुआ। इन यूरोपीय ताकतों ने रियासतों को आपस में लड़ाया। जो भारत कभी सिर्फ रेशम, मसालों और संस्कृति के आदान प्रदान का एक वैश्विक केंद्र था, वो अब बारूद की गंध और तोपों की गूंज से दहलने लगा। स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि जिस देश ने अपनी महान उदारता के चलते एक फटेहाल विदेशी नाविक को पनाह दी थी, उसी देश को इन व्यापारियों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। सदियों तक इस भूमि पर उपनिवेशवाद का भारी कलंक थोप दिया गया, जहां से बेशुमार दौलत जहाजों में भरकर सीधे यूरोप जाने लगी। पर इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। 1498 में जो सिलसिला वास्को डी गामा के आगमन के साथ शुरू हुआ था, उसने सदियों तक अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार का दौर देखा। लेकिन भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी हमेशा के लिए जीत ले। अंततः 15 अगस्त 1947 को उस अजय आत्मा ने अपनी छाती पर रखी गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि एक राष्ट्र की मूल भावना को कभी कुचला नहीं जा सकता। हमारी स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार प्रस्तुत किया गया है।
और वो ये है कि आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता। इतनी सदियों के अंधकार के बावजूद वो सनातन आत्मा जीवित रही। लाल किले पर लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक बन गया कि उस भूमि की स्वतंत्रता को कोई भी स्थायी रूप से नहीं छीन सकता। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। 15वीं सदी के यूरोप में उबले हुए मांस में थोड़ा सा स्वाद लाने की उस छोटी सी मामूली सी भूख ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने समंदर के खौफ को तोड़ा, महाद्वीपों को मिलाया और सदियों के साम्राज्यवाद को जन्म दिया। जरा सोचिए, अगर उस समय की एक साधारण सी चाहत इतना बड़ा वैश्विक भूचाल ला सकती है, तो आज ऐसी कौन सी छोटी छोटी जरूरतें या इच्छाएं हैं जो बिल्कुल खामोशी से हमारे भविष्य और आने वाले कल को पूरी तरह से आकार दे रही हैं। ये बिल्कुल एक नया नजरिया है आगे देखने का। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद और इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा।